हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज है यहाँ पर ये हमारा पार्ट 2 है। अभी तक हमने पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि पार्ट 1 में मैंने आपको SCERT क्लास 6 स्टैंडर्ड की मैंने स्टार्ट करी है साइंस की। तो ये यहाँ पर SCERT का पार्ट 1 वीडियो आपको मिल चुका है। आई होप आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो फ्लैश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जाना है आपको और ज़रूर देख लेना है। आज ये वीडियो आपका पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें कुछ चैप्टर्स आगे के आज हम फिर करेंगे और इसी तरह से सारी मैं SCERTs यूपी बोर्ड की मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। अगर आप यूपी टेट सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइंस के लिए आपको इन सेशन से ज़रूर जुड़कर अपने साइंस की एक समरी को प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी आपने NCERTs पढ़ी होंगी और अगर नहीं पढ़ी हैं तो आपको क्या करना है, आपको जाना है चैनल की प्लेलिस्ट पर और यहाँ पर साइंस कंप्लीट के नाम से साइंस NCERT कंप्लीट इसके नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें कि आपको NCERT साइंस के 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें कि अभी तक हमने साइंस क्लास 6 स्टैंडर्ड NCERT खत्म कर ली है पूरी। क्लास 7 स्टैंडर्ड NCERT पूरी की पूरी खत्म हो गई है 1 शॉट वीडियो में। क्लास 9 स्टैंडर्ड की मैंने आपको फिजिक्स दे दी है 1 शॉट वीडियो में, जिसमें कि फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिले होंगे, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मिले होंगे, थ्योरी भी मिली होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिले होंगे। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी तरह से सेशंस आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर हमारी SCERT चल रही है, प्लस यहाँ पर आपको डेली नहीं, हफ्ते में एक दिन सैटरडे को आपको लाइव सेशन मिलता है, जिसमें उस लाइव में हम क्या करते हैं, उसमें हम कोई रैपिड फायर सेशन रहता है, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है। मैं क्वेश्चन बताती हूँ, आप आंसर बताते हैं और वो इंटरेक्टिव सेशन बहुत अच्छा सा सेशन चलता है। तो चलिए आइए सीधे सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले का सेशन नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना और फिर इस सेशन को देखना। आज हम करने वाले हैं पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, मतलब हमारे आसपास किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन के प्रकार, किस तरह के चेंजेस होते हैं, परिवर्तन से होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, फिर परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। चलिए आइए देख लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वही बात जैसे पहले मैंने बताया था कि हम वही चीज पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो हमारी मार्क्ड है। तो सबसे पहली बात है क्या, परिवर्तन के प्रकार में, मतलब चेंजेस के टाइप्स ऑफ चेंजेस में हमको बहुत तरह के चेंजेस इसमें पढ़ने हैं और इसमें SCERTs में NCERT से ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं चेंजेस में। तो आइए देख लेते हैं। तो मंद एवं तीना परिवर्तन, ये आपका स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस की बात है। तो जैसे स्लो चेंज क्या हो गया, जैसे कि दूध का फटकर दही बनना। ठीक है, दूध का फटकर दही बनना, तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर स्लो चेंज में क्या हो गया और ग्रेजुअल चेंज में क्या हो गया। देखो स्लो चेंज में क्या हो गया, मिल्क अगर एकदम से क्या हो गया हमारा, एकदम से नहीं, मिल्क अगर कर्ड में चेंज हुआ तो इसको क्या लगा, समय लगा। और अगर तेज वाली की बात करी जाए तो मिल्क में मैंने क्या किया, अगर नींबू डाला और नींबू डालते ही क्या हो गया, दूध फट कर पनीर बन गया। तो ये क्या है, ये तेज से होने वाला चेंज है और इसमें समय कम लगा। तो यही बात है कि 2 तरह के चेंजेस हैं, एक हो गया स्लो चेंज और एक हो गया ग्रेजुअल चेंज। ठीक, तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो इन्हें धीमी या मंद गति से होने वाला परिवर्तन या मंद परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट बात हो जाती है, नेक्स्ट बात क्या है, तीव्र परिवर्तन या तीना परिवर्तन। जब किसी परिवर्तन में संपन्न होने में कम समय लगे तब वह तेज गति का परिवर्तन होता है, जिसको तीव्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक, बिल्कुल टेंशन मत लो, जुड़े रहो चैनल से। मैं SCERTs कंप्लीट करवा दूंगी, स्लो करवाऊंगी, जिससे कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। आपके लिए एक दिन में छोटा टास्क रहेगा, आप जल्दी से सुन सकते हैं। ठीक, चलो अब देख लेते हैं क्या, अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंजेस। मतलब आपने देखा कि हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन में बहुत अधिक विविधता है। इसी के आधार पर इन्हें उपयोगी और अनुपयोगी भी कहा जाता है। तो उपयोगी भी हो गए और अनुपयोगी भी हो गए। जैसे खाने का पकना, तो ये क्या हो गया, एक फेवरेबल हो गया। आम का पकना, केले का पकना, दूध से दही, दूध से पनीर बनना, ये सब कुछ उपयोगी परिवर्तन होते हैं। तथा रोटी में फफूंद लगना, अब देखो कोई चीज जैसे कि ब्रेड में फंगस लगना, ठीक है, दूध का फट जाना, लोहे में जंग लगना, जो दीवारें हैं वो खराब हो जाना, घर की जो घर की टाइल्स हैं वो खराब हो जाना, तो ये सब कैसे हैं, अनुपयोगी परिवर्तन है। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे लिए जरूरी नहीं होते फिर भी हो जाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो कि लाभदायक होते हैं उनको अनुकूलन परिवर्तन बोलते हैं, अनुकूलन परिवर्तन। और ऐसे अनुपयोगी या हानिकारक परिवर्तन जो कि प्रतिकूल परिवर्तन, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकूल
प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। एक ही परिवर्तन कभी अनुकूल हो सकता है तो कभी प्रतिकूल हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी एससीईआरटी की, एज सच पूछ ली जाती है। ठीक है, एक ही परिवर्तन कभी अनुकूल भी हो सकता है और कभी प्रतिकूल भी हो सकता है। जैसे फसल तैयार होते समय वर्षा का होना अनुकूल है, परंतु फसल पक जाने पर बादलों का बरसना प्रतिकूल परिवर्तन है। ठीक है, तो एक समय पर एक चीज क्या है, वही बात है कि फसल अगर पक गई, अच्छी हो गई, अब हमें फसल को काटना है, उस समय बारिश हो जाएगी तो वो तो हमारे लिए बेकार हो गया। तो वही बात है कि कभी परिवर्तन अच्छा होता है और कभी परिवर्तन क्या होता है, बेकार हो जाता है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, रेगुलर एंड इरेगुलर चेंजेस। तो हम जानते हैं रेगुलर चेंजेस मतलब कि कोई निश्चित समय पर होने वाला बदलाव क्या हो जाएगा, रेगुलर चेंज हो जाएगा। जैसे ऋतुओं का बदलना, मौसम का बदलना, रात दिन होना, ये कैसे एक रेगुलर है, एक निश्चित निश्चित समय पर। हमें पता है कि जब जनवरी स्टार्ट है तो जनवरी में ठंडी है, जनवरी के बाद थोड़ा सा मौसम गर्म होने लगेगा फरवरी में, फिर मार्च में और थोड़ा गर्म होगा, फिर हमारी गर्मी बढ़ेगी, फिर अगस्त के सितंबर में बारिश होने लगेगी। तो इसलिए ये हमारा परिवर्तन कैसा होता है, निश्चित परिवर्तन होता है, और एक समय काल जो होता है उसका नियमित होता है, इसलिए वो रेगुलर परिवर्तन होता है। अब इसके विपरीत क्या हो जाएगा, एकदम से अभी गर्मी है, गर्मी गर्मी होते हुए शाम को एकदम तेजी से आंधी आने लगी, आंधी से तूफान आ गया, तूफान से एकदम बहुत जोर की एकदम बारिश होने लगी गरजने के साथ साथ। तो वो कैसा हो गया, ये इरेगुलर चेंज हो गया। जैसे कि आप कहीं घूमने गए है ना, और घूमते घूमते क्या हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, घूमते घूमते क्या हो गया, मौसम खराब हो गया, बादल फट गया। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, ये इरेगुलर चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये दो चेंजेस बताए थे। ठीक है, तो निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता, ये अनियमित परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते क्या, प्रत्यावर्ती या अप्रत्यावर्ती परिवर्तन, ये आपका उत्क्रमणीय या तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहलाता है। मतलब वही बात है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस की बात होती है कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि पानी का क्या बनना, बर्फ बनना, बर्फ का वापस से पिघलकर पानी बन जाना। तो ये कैसा परिवर्तन है, रिवर्सिबल है, मतलब कि ये क्या है, ये आपका वापस से वो चीज बन सकती है। इरिवर्सिबल में क्या हो जाएगा, जैसे कि रोटी का पक जाना, अब रोटी पक गई मतलब आटा पक गया तो वो रोटी बन गया, वापस से आटा नहीं बनेगा। ठीक है, और ये परिवर्तन क्या हो गया, कोई दूसरी चीज बन गई। अभी आटा कैसा था, गीला था, अब आटा पककर क्या रोस्ट हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल परिवर्तन के अंदर आ जाएंगे। अब देखो, जैसे गुब्बारे को फुलाया और गुब्बारे को फुला के फिर उसमें छेद कर दिया और पिचक गया, उसकी हवा निकल गई। गुब्बारे का फूलना एवं हवा निकलने देना, इनका पुनः अपनी हथेली पहली स्थिति में आ जाना, यह प्रत्यावर्ती या उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसका, कि पेपर है, पेपर को क्या किया, पेपर के पीसेस को तोड़ दिया, मतलब सॉरी पेपर के पीसेस को फाड़ दिया। तो ये भी कैसा परिवर्तन है, ये भी कैसा, ये आपका फिजिकल चेंज है। मतलब ये एक तरह से क्या है, रिवर्सिबल तो नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या है, कुछ चीजों को समझेंगे कि मेरे पास एक ये साजा का साजा पेपर था, ठीक है, अब इसको मैंने फाड़ दिया, इसके टुकड़े बना दिए, तो ये कौन सा परिवर्तन है, ये है तो हमारा कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। मतलब इसने कोई भी नया रूप नहीं बदला। अब इसी जगह पर ये पेपर था, यहाँ पर मैंने क्या की, मोमबत्ती जलाई और इसको क्या कर दिया, इससे जला दिया। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके कुछ राख के टुकड़े रह जाएंगे, इस तरह से एशेज रह जाएंगे। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, ये हमारा मतलब ये कैसा परिवर्तन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो ये पेपर था ऐसा, इसने छोटे टुकड़े में कर दिया, तो ये है तो भौतिक परिवर्तन, कोई नया चीज नहीं बनी, कोई नया पेपर का फॉर्म नहीं बना, पर फिर भी क्या है, ये आपका इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि वापस से इसको इस तरीके से बनाना मुश्किल है। वही बात है कि पेड़ को अगर काट कर, नीचे पेड़ क्या है, काट कर हमने उसकी टहनियां गिरा दी, तो ये है तो भौतिक परिवर्तन, मतलब कि इसमें कोई नई चीज नहीं बनी, पर क्या वापस से पेड़ में चिपका पाओगे, नहीं। तो ये कैसा चेंज हो जाता है, इरिवर्सिबल। इसीलिए कहा जाता है कि सभी भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, वो रिवर्सिबल नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। वही चीज है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है कि ऑल फिजिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल और ऑल केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो नॉट इरिवर्सिबल। ठीक, तो ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, ऐसे परिवर्तन को प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे रबर बैंड का स्प्रिंग का खींचना और खींचकर छोड़ देना, तो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। ठीक, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी
पूर्व अवस्था में नहीं आ जाता, ये अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे दूध का दही बनना, मोमबत्ती का जलना और धूपबत्ती का जलना। अब देखो फिजिकल और केमिकल चेंज मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक। तो वही चीज है कि यहाँ पर देख लो क्या है, बीकर की तली में पुनः सफेद पदार्थ दिखाई देता है, यह पदार्थ नमक है। वही बात है, देखो क्या है, यहाँ पर क्या किया, इसमें नमक को घोल दिया, ठीक है, नमक को घोला पानी में। अब क्या किया, यहाँ से पानी को जलाना शुरू करे तो पानी क्या हो जाएगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो नीचे जो सेटल रह जाएगा वो नमक रहेगा। तो वही चीज है कि इस प्रयोग में जल विलायक, जो जल है वो सॉल्वेंट है, जिसमें नमक का मूल स्वरूप लुप्त हो गया, जल में वाष्प द्वारा जल को हटाने पर नमक चूर्ण के रूप में प्राप्त हो गया। अभी क्या है, जब नमक को इसमें डाला तो नमक क्या है, गायब हो गया, पर जैसे ही उसको जलाया तो वापस क्या हो गया, मतलब भाप की फॉर्म में पानी उड़ गया, तो वापस से क्या हो गया, हमको नमक मिल गया। इस प्रक्रिया को नमक क्रिस्टलीय रूप में चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो रहा है, मतलब नमक क्रिस्टलीय रूप में चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट हमको क्या देखना है, भौतिक परिवर्तन। अतः ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है, भौतिक पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। वही बात है, पानी कैसे था, पहले पिघला हुआ था, फिर क्या बन गया, बर्फ बन गया। तो ये क्या है, पदार्थ का रूप बदल जाता है पर उसका नया कोई पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्ण स्थिति पुनः प्राप्त हो जाती है, ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। मतलब क्या, कोई नया पदार्थ बन जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर मोमबत्ती जल गई, बर्निंग ऑफ अ कैंडल है, तो वो कैसा है, वो आपका एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ से बर्न हो रही है तो कैंडल मेल्ट भी हो रही है, ठीक है। तो मेल्ट होकर क्या है, ये कैंडल मेल्ट हो रही है तो वापस से यहाँ पर जम रही है, ठीक है, और साथ साथ ये बर्न भी हो रही है। तो बर्निंग ऑफ अ कैंडल में दो तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, एक तो भौतिक चेंज होता है फिजिकल, जो कि हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, और दूसरा हो जाता है आपका केमिकल, जो कि आपका रासायनिक होता है, ठीक है। ये हो गया आपका रासायनिक, रासायनिक, ठीक। अब ये देखो फिजिकल कैसे हो गया, जो वैक्स हुई, ठीक है, जो वैक्स है, जो मेल्ट हुई, ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक है। और जो मतलब जो बर्न हो रहा है, जो बर्निंग हो गई, इसमें ये कैसा है, ये आपका केमिकल परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। चलो अब अगले देख लेते हैं। अब आ जाते हैं प्राकृतिक और तथा कृत्रिम परिवर्तन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चेंजेस। जैसे प्राकृतिक परिवर्तन में कैसा हो जाएगा, मौसम तथा जलवायु परिवर्तन से आप सभी परिचित होंगे। इस प्रकार प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं, जैसे दिन और रात, वर्षा होना, आंधी तूफान आना, मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, जल ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना, ज्वार भाटा, ये सब कैसे हैं, ये सब प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, ठीक है। हर चीज प्राकृतिक। अब कृत्रिम परिवर्तन क्या हो जाएगा, जैसे दूध से दही बनना, घी बनना, तो ये सारे परिवर्तन कैसे कहलाएंगे, ये सब आपके क्रीम बनना, ये सब आपके कृत्रिम परिवर्तन, मतलब आर्टिफिशियल परिवर्तन, हम आर्टिफिशियली चाह रहे हैं तब ये परिवर्तन हुआ। अब बात करते हैं अनियमित तथा नियमित परिवर्तन, अनकंट्रोल्ड तथा कंट्रोल्ड परिवर्तन, चेंज। अब देखो क्या है, अनियमित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, जैसे चंद्रमा की कलाओं का परिवर्तन, बादलों का आना, आंधी तूफान, ये सब कैसे हो जाते हैं, ये सब आपके हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए अनकंट्रोल्ड चेंज हैं। जैसे कि अगर सिंपल मैं बोलूं कि कोई ऐसी चीज जो हमारे वश में नहीं है, वो सब किसमें हो जाती है, अनियंत्रित होती है। नियंत्रित मतलब कि जैसे हम घर में बैठे हैं, हमें ठंडी लगी तो हमने सॉरी गर्मी लगी तो एसी चला लिया, ठंडी लगी तो क्या किया, एसी बंद कर दिया। तो वो कैसा परिवर्तन है, ये आपका नियंत्रित परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। अब देख लेते हैं क्या जटिल परिवर्तन। हम लोग पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयले आदि का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैसे बनते हैं? तो देखो कॉम्प्लेक्स चेंज में आपको दो चीजें पढ़नी है। देखो एनसीईआरटीज में ये सब चीजें दी हुई हैं, पर क्लास 8 स्टैंडर्ड में दी है, क्लास 6 स्टैंडर्ड में ये सब चीजें नहीं है। तो थोड़ा सा 6 स्टैंडर्ड में 8 की चीजों को इंक्लूड, थोड़ा क्या काफी किया उन्होंने 8 की चीजों को इंक्लूड। तो कॉम्प्लेक्स चेंजेस में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक तो आपको पढ़ना है कोल का फॉर्मेशन, और दूसरा आपको पढ़ना है पेट्रोलियम वाला, ठीक है, पेट्रोलियम। तो ये दो चीज हम क्लास 8 में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, यहाँ पर एससीईआरटी में ही दिया है, आओ पढ़ लेते हैं। तो कोल कॉम्प्लेक्स जटिल परिवर्तन में, तो कोयला और खनिज खानों से प्राप्त किया जाता है।
अब कैसे कोल का फॉर्मेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लो कोई क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, कोई फॉरेस्ट एरिया है, कुछ ऐसी आपदा आई, कुछ भूकंप आया, कुछ आया, तो फॉरेस्ट एरिया में क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, और वहां पर लैंड मतलब क्या हो गया, भूकंप आता है, कैसा पूरा तहस नहस हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, जब वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट कवर एक जमीन के अंदर धस गया, दब गया, तो उसमें क्या लगता है, हाई प्रेशर, उच्च दाब, और क्या होता है, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान। जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ये दोनों लग रहे होते हैं, ठीक है, तब इस दबाव के कारण क्या बन जाता है, धीरे धीरे कोल क्या है, बनता है धीरे धीरे। और ओवर द ईयर्स ऑफ टाइम, 300 करोड़ वर्ष पूर्व, बहुत भूगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जल वृक्ष पृथ्वी की सतह के नीचे धंसकर दब गए। वायु की अनुपस्थिति में, मतलब यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर है, ठीक है, ये चीज याद रखना, एब्सेंस ऑफ एयर। वायु की अनुपस्थिति में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायु की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ एयर, वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब के कारण धीरे धीरे जो उन जंगलों के वनस्पतिक पदार्थ जैसे पौधे के तने आदि जंगल पत्थर के कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं, जैसे कि पीट हो गया, फिर आगे इस तरह से कोयले का क्या है, धीरे धीरे निर्माण होता है। ठीक, चलो आगे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी प्रकार समुद्र की गहराइयों में दबे मृत जीव। अब देखो जो समुद्र है, मान लो ये फॉर एग्जाम्पल समुद्र है, तो इसमें कुछ कुछ जीव होंगे, तो ये जब जीव मर जाते हैं तो इसी में क्या हो जाता है, जब ये मर जाते हैं तो ये नीचे सेटल डाउन होते हैं। तो सेटल डाउन होने पे यहाँ पर भी उच्च ताप होता है और दाब होता है। तो ताप और दाब वही है, पर पेट्रोलियम में परिवर्तन, ये पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। वास्तव में बड़े लंबे समय और जटिल क्रियाओं के उपरांत हमें पेट्रोलियम उत्पाद मिलता है। जैसे कि पेट्रोलियम उत्पाद क्या क्या हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये क्या है, पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। ठीक है, इन परिवर्तनों की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, ये जटिल परिवर्तन कहलाते हैं। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सभी जटिल प्रक्रियाएं हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह का परिवर्तन ही तो है। खाना खाया और खाना पच गया, पूरे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ने, जो हमारे शरीर के अंग हैं, उन्होंने अपना कार्य किया, उससे हमारा पाचन हुआ, फिर श्वसन की क्रिया हो गई, फिर उत्सर्जन, एक्सक्रीशन हो गया, फिर प्रजनन, रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये सब एक तरह के परिवर्तन है, ठीक है, जो कि जटिल परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, परिवर्तन से होने वाली आपसी प्रक्रियाएं ये बेकार है। परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, तो देखो जैसे कि परिवर्तन है, अब क्या था, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ये बर्फ था। अब बर्फ क्या है, जब यहाँ पर बर्फ है तो बर्फ किस में बदल रही है, पानी में बदल रही है। तो क्या है, इसको अतिरिक्त से ऊर्जा नहीं चाहिए, पर ये क्या है, ये वातावरण की ऊर्जा का इस्तेमाल कर कर ये पानी में परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब परिवर्तन है कुछ जिसमें कि ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से क्या, प्रकाश संश्लेषण से पत्ती के अंदर भोजन बना। तो पत्ती के अंदर जो भोजन बना, तो उससे भी तो उसको सौर ऊर्जा को लेने की आवश्यकता है। अगर वो सौर ऊर्जा नहीं लेगी तो वो पत्ती में भोजन के जो बन रहा है स्टार्च के फॉर्म में, जो बन रहा है भोजन मंड के फॉर्म में, वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ग्लूकोज जो बन रहा है, अब वो ग्लूकोज स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है ना, लीव्स में और भी अन्य टहनियों में। तो वो जो फूड स्टोरेज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, बनता ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा परिवर्तन जिसमें कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये परिवर्तन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमने क्या सीखा, ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। चलिए आइए अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, तंतु से वस्त्र तक, वस्त्र तक। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है, जैसे कि हमने क्लास 8 एनसीईआरटी का ही टॉपिक है ये, और क्लास 6 में भी दिया है थोड़ा सा। तो आपको क्या हो गया, मतलब ये आपका फाइबर टू फैब्रिक्स वाला चैप्टर है, ये तंतु फाइबर, सेम वही चीज है, फाइबर टू फैब्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हमको कॉटन और जूट के बारे में इसमें पढ़ना है, इस बुक में। तो चलो आप पढ़ लेते हैं। तो पादप रेशे, जिसमें कपास और जूट के बारे में पढ़ना है, रिश्तेदार पौधों के उत्पाद के लिए भूमि का प्रकार, फिर सूती धागों की कताई, धागे से वस्त्र बुनाई और बंधाई, ये सब वही सब सेम चीज है। वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय। तो सबसे पहली बात है, हम सबसे पहले आ जाएंगे जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, पादप रेशे मतलब कि ऐसे रेशे, ऐसे फाइबर्स जो कि हमको पौधों से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, वो पादप रेशे हो गए। इसमें हमको पढ़ना है, यहाँ पर कपास पढ़ना है और हमको जूट पढ़ना है। कपास मतलब कॉटन की खेती कहाँ पर होती है, ब्लैक सॉइल में होती है, गर्म जगह पर होती है। ठीक है, जूट, जूट हमारे क्या होती है, जूट हमारे जो कि हमारे एलिवियल सॉइल में, जालोड़ मिट्टी में, इसका
ग्रोथ होता है। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ते हैं एक चीज में। कुछ वस्त्र पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त रेशों से बने होते हैं। देखो जंतुओं से कौन से रेशे से बने होंगे? ये आपका शीप हो गया, वूल जो हो गया आपका, फिर कैमल हो गया। ठीक है, प्राप्त रेशों से बने होते हैं। और कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशों से होते हैं। सिंथेटिक हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स, रेयन हो गया आपका, एक्रेलिक हो गया, ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। पौधों की किसी भी भाग, तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। सिंपल है, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जानतव रेशे कहलाते हैं। ऊन भेड़ के बालों से तथा रेशम के धागे, रेशम के कीट से बनने वाले, कोकून से बनने वाले रेशे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ रेशों को मनुष्य कृत्रिम ढंग से बनाता है, जैसे पेट्रोलियम उत्पादों से जटिल रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बना। इन्हें संश्लेषित रेशम और सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन आदि, जो कि मैंने भी आपको बताया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो रुई। अब रुई कैसे बनती है? रुई कपास, है ना, ये बीज से बनती है। जूट आपके तनों से बनता है। फ्लेक्स आपके तनों से बनता है। नारियल आपके फलों से है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड पे इंपॉर्टेंट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको याद करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि यह वस्त्र कई धागों के एक दूसरे से मिलकर बुने जाते हैं। ये प्रत्येक वस्त्र अनेकों धागों से संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज चलो इंपॉर्टेंट नहीं है। वही चीज है कि अगर आप एक कोई वस्त्र लेंगे, वस्त्र का एक सूत्रा अगर खींचते हैं तो देखते हैं इस तरीके से सूत्रा खिंचता चला जाता है, और वो क्या है, सारे धागे क्या है, टाइटली इस तरह से पैक्ड होते हैं, तो क्या है, पूरा का पूरा फैब्रिक बनाता है। मतलब कि फाइबर से बनता है क्या? फैब्रिक। ठीक, ये यहाँ पर समझाने की बात की गई है। अब देखो, धागा पतली पतली कई लड़ियों में इसमें विखंडित हो जाता है। यह पतली लड़ियां तंतु या रेशे कहलाती है। अगर एक धागा लोगे, सिंपल, आप क्या करोगे, घर पे एक धागा लोगे, धागे को देखना, उसको ऐसे अलग अलग उसमें से स्ट्रैंड्स निकलते हैं। तो ये जो अलग अलग से स्ट्रैंड्स हैं, ये क्या, उसको भी और खींच कर देखना, तो उसमें से भी कुछ इस तरह सूत्र निकलेंगे। तो ये क्या है, ये रेशे या तंतु कहलाते हैं। ठीक, रेशे तंतु, रेशा या तंतु से बनता है धागा, और धागा से बन जाता है क्या, आपका कपड़ा, और कपड़ा से बन जाता है वस्त्र। मतलब फैब्रिक से बना, सॉरी, फाइबर से बना, फाइबर से बना क्या आपका थ्रेड, और थ्रेड से बना क्या आपका फैब्रिक, और फैब्रिक से बन गया क्या आपका क्लोथ। ये यहाँ पर समझाया गया है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आप सबसे पहली बात है कपास, हमें कपास के बारे में पढ़ना है। तो कपास मतलब कॉटन, कॉटन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो कॉटन पौधे के बीज, ठीक है, बिनौलो से प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पाद भारत के विश्व में प्रमुख स्थान है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मतलब कॉटन की खेती कहाँ पर होती है, किस जगह होती है। तो भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों में कपास की खेती प्रमुखता पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, और ये PDF मैं आपको एज सच प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों में कपास की खेती प्रमुखता की जाती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु उपयुक्त है। तो क्या हो गया यहाँ पर, काली मिट्टी हो गया तथा उष्ण जलवायु की क्या है, आवश्यकता होती है। मतलब वार्म क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी में नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता बहुत होती है, इसीलिए सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होती है। मतलब कि बहुत ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, एक सामान्य वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। कपास के बीज वसंत ऋतु के पूर्व खेतों में बोए जाते हैं। मतलब जब वसंत ऋतु होने वाली है उससे पहले इसके बीज बोए जाते हैं, जिससे कि जब बरसात हो तब इसका उपयोग हो सके बीज को फूटने में। लगभग 2 माह बाद कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है तथा फूल से भर जाती है। हफ्ते भर में फूल में दलपुंज गिर जाते हैं और नींबू के आकार के हरे फल दिखाई देने लगते हैं। फल के अंदर कपास 3 से 4 बीज स्थित होते हैं। प्रत्येक बनौले की सतह पे से अनेकानेक सफेद रंग के रेशे मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हमें याद रखना है कि जब ये पूर्व परिपक्व हो जाते हैं, कौन से, आपका पूरा जो कॉटन की बॉल्स है पूर्व परिपक्व हो जाती है, एकदम पूरी रेडी हो जाती है इस तरीके से, तब फल के फटने पर अधिकाधिक कपास तंतु से ढके बिनौल दिखाई देते हैं। इन्हें हम कपास गोलक कहते हैं, कॉटन बॉल्स बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखना, ये देखो इस तरीके से, तो ये क्या है, ये तो अभी फूट गया। अभी जब ये क्लोज होता है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस तरह से पूरा ये हरा हरा इस तरीके से ऐसे ये पूरा ऐसे क्लोज होता है। ठीक है, और जब ये पूरा परिपक्व पूरा ऐसे इस तरीके से क्लोज होता है, ठीक, पूरा ऐसा क्लोज होता है, हल्के हल्के से कॉटन के क्या दिखेंगे,
ऊपर से हल्के हल्के से कॉटन से दिखेंगे कि इसके अंदर कॉटन है, हाँ कोई देख के समझ सकता है। तो ये क्या है, यही इसे ढके बुनौल दिखाई देते हैं, इन्हें कपास गोलक कहते हैं। और जब ये मेच्योर जाते हैं तो ये बर्स्ट आउट हो जाते हैं, फट जाते हैं और कपास क्या है बाहर निकल जाता है। ठीक है। साधारणतः इन कपास गोलकों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार कपास के गोलकों से कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, इसको गिनिंग कहते हैं। ठीक है। तो वही बात है कि कॉटन बॉल से कॉटन को निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। तो साधारणतः इन कपास गोलकों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार कपास के गोलकों से कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तो क्या समझ सकते हैं कि कॉटन बॉल है तो मतलब ये सीड है, तो इस सीड से क्या करना, सीड से कॉटन के फाइबर्स को अलग कर देना। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड इज नोन एज गिनिंग। ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था। अब कुछ और भी जानकारी है। तो कपास के बीज जो होते हैं ये इनसे तेल भी निकाला जाता है, तो ये तेल के निकालने में भी काम होने आते हैं। बचे हुए अपशिष्ट होते हैं वो पशुओं को चारे के में काम आते हैं और ये अधिक पौष्टिक होते हैं, इसलिए इन पशुओं को की दूध की गुणवत्ता को ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बीटी कपास क्या है, पिछले दशक में विज्ञान से आधुनिक तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की एक ऐसी प्रजाति विकसित की जो कि बीटी कपास के नाम से जानी जाती है। ये बीटी कपास, इस कपास के पौधे में सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसके कारण फसलों की कीट पतंगों से रक्षा होती है। तो मतलब जो बीटी कपास होते हैं इसमें क्या होता है, ये कीट पक्षियों से क्या है, कीट पतंगों से बच जाते हैं। देशी कपास की तुलना में इनमें न केवल कपास की उत्पाद बढ़ता है परंतु इसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। भारत में पिछले लगभग 15 वर्षों में कई राज्यों में बीटी कपास की खेती हो रही है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश प्रमुख राज्य हैं। ठीक है। चलो अब बात करते हैं पटसन के बारे में, जूट के बारे में। तो जूट भी एक पादप रेशा है, जिसे जूट के पौधे पटसन पौधे सनई के तने से प्राप्त किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉटन आपकी सीड से निकलती है, कॉटन कहाँ से पाई जाती है, सीड से निकलती है। और आपके जूट कहाँ से निकलते हैं, ये आपके तनों से निकलते हैं। ठीक है। फिर आपके भारत में प्रमुख जगह क्या हो गई, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ये आपकी प्रमुख जगहें हो गई। जलोढ़ मिट्टी में ये पाई जाती है। फिर पटसन की फसलों को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो जूट के फसल हैं इनको पुष्पन, जब उसमें फ्लावरिंग स्टेज होती है तभी उसको काट लिया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में पटसन के तने क्या होते हैं, लचीले होते हैं। जब जो बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगे तो हार्ड हो जाएंगे, इसीलिए उनको जब उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं तो उसको निकाल लिया जाता है और तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक समय हो जाने पर पटसन के तने दृढ़ हो जाते हैं, उससे जूट के रेशे निकालना कठिन हो जाता है। अब इसको निकाल कर क्या करते हैं, इसको किसी तालाब में जाकर डुबो देते हैं। तो वही चीज है कि फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों को की शाखाओं में पत्तियों की सफाई करके तनों में के बंडल में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं। 4-5 दिन छोड़ देते हैं, मुलायम पड़ जाते हैं तो रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और इसको निकाल लेते हैं। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। ठीक। चलो अब बात कर लेते हैं क्या, गले हुए पटसन के तने को हाथ से झटकर देखकर पीटा जाता है, तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। इसमें 6 से 8 फीट लंबे हल्के पीले रंग के चिकने तथा कपास के रेशों की तुलना में कुछ अधिक मजबूत कपास निकलते हैं। ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं सूती धागों की कढ़ाई। तो वही बात है कि तंतु से जब धागे बन जाते हैं तो इसमें सिंपल ऐसा कुछ नहीं है। रेशों से धागे बनाने में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। मतलब वही बात है कि अगर मेरे पास एक ये रेशा है, सॉरी ये एक रेशा है, ये रेशा है, इसको मैं मोड़ती जाती हूँ मतलब ऐसे हाथ से इस तरीके से करूंगी तो इससे क्या होगा, रेशे में मजबूती आती है और ये धागा बन जाता है और इसको कताई बोलते हैं। ठीक है। तो कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर होगी। कुछ और भी जानकारियां हैं हमारी। धागे से वस्त्र बनने की कई विधियां होती है, जैसे बुनाई और आपकी बंधाई। बुनाई में क्या हो जाएगा, इस तरीके से जैसे चटाई होती है, चटाई के इस तरह से लगा दिए जाते हैं धागों को। ठीक है। फिर बंधाई में क्या हो जाता है आपका,
तो सबसे पहले ये देख लो कि धागों के दो सेट को आपस में जोड़कर आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुनाई, जैसे चटाई का पैटर्न होता है ना, इस तरीके से बुन, ये आपकी हो गई बुनाई। ठीक, अब क्या हो जाता है कि गांव में सूत वस्त्रों की बुनाई हथकरघा हैंडलूम की सहायता से भी की जाती है, जबकि उद्योगों में औद्योगिक स्तर पर वस्त्रों की बुनाई आपका पावर हैंडलूम द्वारा की जाती है। अब बधाई में क्या हो जाएगा, तो जैसे कि जो हमारे जो क्या है, स्वेटर बुनने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको बंधाई बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि इस प्रकार एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। कि आपने किसी फटे हुए, जैसे मोजे मोजे का एक सिरा अगर खोलो तो वो खुलता चला जाता है, चला जाता है, तो एक सिरे से क्या है वो बांधा जाता है, तो उस तरीके की प्रक्रिया को बोलते हैं बंधाई। तो सिंपल आपको याद रखना है, बंधाई जैसे स्वेटर का बुनना, तो वो हो जाती है आपकी बंधाई। ठीक है, तो ये आपका, जैसे ये हो गई आपकी बंधाई, स्वेटर का बुनना, ये आपकी बंधाई हो गई। एक ही धागे से दो तरफ से सुई का, इसमें सुई का भी जो सिलाई होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय, तो वही बात है कि उष्ण जब क्षेत्र होते हैं उसमें मौसम गर्म होता है तो कपड़े की आवश्यकता नहीं होती है। फिर तो कपड़े की, फिर जब धीरे धीरे क्या हुआ, जब ठंडा होना स्टार्ट हुआ, तब क्या पेड़ों की पत्तियों से, छाल से, जंतुओं की खाल से, इनसे शरीर से गर्म रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। फिर क्या भारतवासी रूमी से बने वस्त्र पहनते थे। फिर फ्लेक्स की खेती होने के कारण वहां रहने वाले लोग वस्त्रों को बनाने के लिए इसी प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग करते थे, तो फ्लेक्स सीड्स का उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो गई, पुरातन जमाने में चीज हो गई, कैसे लोग, हमने क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम इतना ही रखते हैं, और इसके बाद फिर कल हम करेंगे बाकी बचे हुए चैप्टर्स को। इस हिसाब से मैं आपको चैप्टर्स कराती रहूंगी, रोज सेशन देखते रहो, बहुत लंबे लंबे सेशंस नहीं है, 15-15, 20 मिनट में आप 2x पर लगा कर देख सकते हैं। इससे आपके सेशन भी प्रिपेयर होते चलेंगे और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।